तू भी मुझसे रूठ गई ना। धरती माँ, कर्ज का बोझ, भूख, अकेलापन सब मिलकर जैसे मेरी आत्मा को दबोच रहे हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। माँ ने कहा था, आदित्य, अगर दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तो जमीन को पकड़कर खड़ा रहना। मैं भी खड़ा रहूंगा। वह आसमान की ओर देखता है। बिजली कड़कती है। अचानक कुछ बूंदें गिरती हैं। पहली बारिश की। सुबह की हल्की किरणें खेतों की ओस से टकराकर चमक रही हैं। हवा में गेहूं की बालियों की मीठी महक है। खेतों में झुंड के झुंड गौरैया चहक रही हैं। मिट्टी से उठती सौंधी गंध पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति फैला रही है। आदित्य, उसके चेहरे पर थकान की लकीरें हैं, आंखों में खोया सा भाव। उसका चेहरा आदित्य, अपने आप से बुदबुदाते हुए, धीरे और टूटी आवाज में, इतनी मेहनत कर लूं फिर भी जमीन से अन्न नहीं उगता, जैसे मेरी तकदीर ही सूख गई हो। मिट्टी को उंगलियों में मसलते हुए कभी माँ कहती थी, बेटा, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। पर अब माँ भी चली गई और भगवान भी जैसे मुझसे रूठ गया है। ये मिट्टी भी अब अजनबी लगती है। न जाने कब अपना रंग खो बैठी। कभी इसमें पिताजी की हंसी गूंजती थी, माँ की दुआएं बजती थी। अब बस सन्नाटा है और मैं हूँ। वह लंबी सांस छोड़ता है। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजती हैं। खेतों के रास्ते से किसी के आने की आहट होती है। थोड़ी देर बाद धूल उड़ती है और गांव का मुखिया लाठी टेकते हुए खेत की मेड़ पर आ जाता है। वह उम्र में बड़ा है, पर उसके चेहरे पर अपनापन और दया झलकती है। सिर पर सफेद पगड़ी, कंधे पर तौलिया। मुखिया धीमे से मुस्कुराते हुए, अरे रे आदित्य बेटा, क्या कर रहा है तू? सुबह सुबह खेत में यूं बैठा है जैसे दुनिया का सारा बोझ तेरे सिर पर आ गया हो। आदित्य धीरे धीरे उठता है, कपड़ों की मिट्टी झाड़ते हुए। आदित्य थकी हुई मुस्कान के साथ, मुखिया जी, बोझ तो अब मेरा साथी बन गया है। जब कोई अपना नहीं रहता तो दर्द ही साथ निभाता है। मुखिया आश्चर्य से, क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सुना था इस बार तूने खेत में नई किस्म का बीज बोया था। फसल कैसी चल रही है? क्या बताऊं मुखिया जी, बारिश वक्त पर नहीं हुई, बीज सूख गए। जो थोड़ा बहुत बचा वो कीड़ों ने खा लिया। माँ कहती थी, बेटा, जमीन तेरी माँ जैसी है, उसे प्यार से सींचेगा तो वो पलट के आशीर्वाद देगी। पर अब वो जमीन भी जैसे मेरे दुख में शामिल हो गई है। मुखिया गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। बेटा, तेरी बातें सुनकर मन भारी हो गया। हम सब जानते हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कितनी तकलीफों में पाला था। तेरी माँ जब भी मुझे देखती थी कहती थी, मुखिया जी, बस मेरे बेटे को सही राह दिखा देना, मैं चैन से मर जाऊंगी। अब लगता है वो ऊपर से तुझे देख रही हैं, पर तू हार मत मान। हाँ मुखिया जी, वही तो अब सबसे मुश्किल काम लगने लगा है। दिन निकलता है, सूरज ढलता है, पर जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। अरे नहीं बेटा, हर दिन नया होता है। आज खेत सूखा है, कल ये लहलहा उठेगा। यही तो विश्वास है। भगवान ने अगर तुझसे लिया है तो देने की भी सोच रखी है। चल उठ, खेत की मिट्टी संभाल। मिट्टी में ताकत है, तेरे जैसे बेटे का पसीना पहचानती है। सूरज सिर पर है। खेतों में तपिश फैल रही है। हवा गर्म और भारी हो चली है। आदित्य अपने खेत से लौट रहा है, सिर पर फटा हुआ गमछा बांधे हुए। उसके कपड़े पसीने से भीगे हैं। गांव के बीचों बीच वह चलता है। मिट्टी का रास्ता, दोनों ओर छोटे छोटे कच्चे घर। औरतें आंगन में सब्जियां काट रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। दूर मंदिर की घंटियां धीमे स्वर में बज रही हैं। ग्रामवासी धीरे से अपने साथी से, अरे वो देख, आदित्य जा रहा है, बेचारा। जब से उसकी माँ गई है तब से तो जैसे जिंदगी ही रुक गई उसकी। हाँ रे, सब जानते हैं, मेहनती लड़का है, पर किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। आदित्य उनकी बातें सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। बस धीमी चाल से आगे बढ़ जाता है। उसके कदम भारी हैं। वह अपने झोपड़े के पास पहुंचता है। टूटी दीवारें, छत से झूलता फूस और अंदर अंधेरा। अंदर जाते ही एक सूखी मिट्टी की गंध आती है। वह थक कर चारपाई पर बैठ जाता है। आदित्य खुद से बुदबुदाते हुए, ये घर अब घर नहीं रहा। हर कोना जैसे किसी अधूरी कहानी की तरह लगता है। माँ की आवाज अब भी दीवारों में गूंजती है, बेटा, खाना खा ले। गहरी सांस लेते हुए, काश वो आवाज दोबारा सुन पाता।
अचानक बाहर से कोई तेज आवाज आती है, आदित्य। आदित्य चौंक कर कौन? दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, ग्राम सेवक, हाथ में कागजों का पुलिंदा। ग्राम सेवक थोड़े कठोर स्वर में, आदित्य, पंचायत ने बुलाया है तुझे। जमींदार जगत सिंह ने तेरे खेत के बारे में बात करने को कहा है। आदित्य चकित होकर, मेरे खेत के बारे में? पर क्यों? वो कहते हैं कि तूने खेत का कर्ज नहीं चुकाया है, अब वो जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। आदित्य का चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं। आदित्य भयभीत स्वर में, क्या? पर मैंने तो आधा कर्ज चुका दिया था, बाकी पैसे तो फसल बेचने के बाद देने थे। मैं तो बस संदेश लेकर आया हूँ, पंचायत में बुलावा है, अभी चल। आदित्य जल्दी जल्दी पंचायत भवन की ओर निकल पड़ता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। गांव के चौपाल में पंचायत लगी है। बीच में जमींदार जगत सिंह, मोटा शरीर, बड़ी मूंछें, गले में सोने की चेन। चारों ओर कुछ गांव वाले बैठे हैं। मुखिया भी वहां मौजूद है, पर चुपचाप बैठा है। जगत सिंह तेज आवाज में, तो आ ही गया तू आदित्य। अब बता, कर्ज चुकाने का वादा किया था ना? 6 महीने बीत गए और तूने एक पैसा नहीं दिया। जगत सिंह जी, बारिश न होने से फसल खराब हो गई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा समय और दे दीजिए। जगत सिंह हंसते हुए व्यंग्य में, समय? अरे तेरे पास तो तकदीर भी नहीं है बेटा। जमीन बेच दे, वरना मैं खुद कब्जा कर लूंगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करते हैं। जगत सिंह का पाला किससे पड़ा है? बेचारा आदित्य तो बर्बाद हो जाएगा। मुखिया धीरे से बीच में आते हुए, जगत सिंह जी, थोड़ा रहम कीजिए। लड़का मेहनती है, माँ बाप दोनों नहीं हैं। 2 महीने और दे दीजिए, वो चुका देगा। जगत सिंह गुस्से में, नहीं मुखिया जी, अब रहम करने का वक्त नहीं है। अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। वह उठकर चला जाता है। आदित्य वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। आदित्य अकेला खेत में लौटता है। आसमान में बादल छा रहे हैं, हवा तेज है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, पर वह मिट्टी को छूता है। आदित्य धीरे धीरे टूटे स्वर में, तू भी मुझसे रूठ गई ना धरती माँ। कर्ज का बोझ, भूख, अकेलापन सब मिलकर जैसे मेरी आत्मा को दबोच रहे हैं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। माँ ने कहा था, आदित्य, अगर दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तो जमीन को पकड़कर खड़ा रहना। मैं भी खड़ा रहूंगा। वह आसमान की ओर देखता है। बिजली कड़कती है। अचानक कुछ बूंदें गिरती हैं, पहली बारिश की। आदित्य धीरे से मुस्कुराते हुए, शायद भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। बारिश तेज होती है। मिट्टी की खुशबू फिर से जिंदा हो उठती है। आदित्य दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखता है। आसमान में काले बादल गरज रहे हैं। बिजली की चमक बीच बीच में आसमान को चीर देती है। खेतों में पानी भर चुका है। हवा में मिट्टी और गीली पत्तियों की गंध है। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। आदित्य अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा है। छत से बारिश का पानी टपक रहा है। चारपाई के नीचे गीली मिट्टी। वह एक पुराने कपड़े से टपकती बूंदों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी भीग जाता है। बिजली चमकती है। उसी क्षण बाहर से एक आवाज आती है, घोड़े के दौड़ने की। आदित्य दरवाजा खोलता है। एक आदमी बारिश में भीगता हुआ वहां खड़ा है। एक अनजान यात्री, कंधे पर भारी थैला, कपड़े भीग चुके हैं। यात्री हांफते हुए, भाई, थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है? बारिश में रास्ता भटक गया हूँ। आदित्य संवेदनशीलता से, अरे भैया, क्यों नहीं, आइए, अंदर आइए। यह झोपड़ी छोटी है पर दिल से बड़ी है। वह उसे अंदर ले आता है। सूखा कपड़ा देता है। मिट्टी के चूल्हे में आग जलाता है। दोनों आग के पास बैठ जाते हैं। यात्री गर्माहट महसूस करते हुए, तेरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम आदित्य है, गांव का गरीब किसान, जो अब अपनी जमीन भी खोने वाला है। क्यों, क्या हुआ? आदित्य सब बताता है। पिता की मौत, माँ की बीमारी, कर्ज, जमींदार की धमकी और आज की पंचायत की घटना। यात्री ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर गंभीरता है। यात्री धीरे से, तूने बहुत कुछ झेला है आदित्य।
पर तेरे शब्दों में अभी भी हार नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करता है। आदित्य, हारना चाहता नहीं हूँ भैया, पर वक्त जैसे हर बार गिरा देता है। बाहर बारिश और तेज होती है। यात्री की नजर खेत की दिशा में जाती है, जहां बिजली की रोशनी में जमीन चमक रही है। यात्री जिज्ञासु स्वर में, तेरे खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ लगती है। अगर सही बीज और तरीका मिल जाए तो फसल सोना उगाएगी। आदित्य हैरानी से, पर मैं तो साधारण किसान हूँ, बीज भी पुराने हैं और पैसे तो हैं ही नहीं। यात्री मुस्कुराते हुए, कभी कभी सही ज्ञान पैसे से भी बड़ा होता है। मैं शहर का कृषि अध्यापक हूँ। नाम है राजवीर सिंह। सरकारी प्रोजेक्ट के तहत किसानों को नई तकनीक सिखाने निकला था, पर तूफान में रास्ता भटक गया। आदित्य की आंखों में उम्मीद की चमक लौटती है। आदित्य आश्चर्य और प्रसन्नता से, मतलब आप किसान की मदद करने आए हैं और आज मेरे घर पहुँचे। राजवीर मुस्कुराकर, शायद भगवान ने मुझे यहीं भेजा है। तू मेहनती है, बस तरीका बदलना है। कल सुबह चल, मैं तुझे बताता हूँ कि जमीन को कैसे जिंदा किया जाता है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर गिर रही हैं। हवा में ताजगी है। मिट्टी गीली है पर खुशबूदार। आदित्य और राजवीर खेत में खड़े हैं। राजवीर, देख आदित्य, जमीन को बस प्यार चाहिए। पुराने तरीकों से काम न चला। अब थोड़ा विज्ञान जोड़ना होगा। ये नए बीज ले और ये खाद, ये सरकारी योजना से मिलती है। आदित्य आश्चर्य से, मगर ये तो बहुत महंगी होगी भैया। राजवीर मुस्कुराते हुए, नहीं, गरीब किसान के लिए ये मुफ्त है। बस मेहनत और भरोसा चाहिए। आदित्य भावनात्मक स्वर में, माँ देखो, तुम्हारा बेटा अब फिर से उठ खड़ा हुआ है। अब ये मिट्टी मेरा सहारा बनेगी। दोनों मिलकर खेत जोतना शुरू करते हैं। दूर से सूरज की रोशनी खेत पर पड़ती है, जैसे आशा का नया सवेरा। हरियापुर गांव की चौपाल, दोपहर का समय। धूप अब तेज हो चुकी है। गांव की चौपाल के चारों ओर नीम के पेड़ की छाया में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं। बीच में मिट्टी का छोटा मंच बना है, जहां मुखिया जी अपनी लकड़ी की चौकी पर बैठे हैं। पास ही गांव के कुछ नौजवान और बच्चे भी खड़े हैं। हवा में दोपहर की सुस्ती है, पर माहौल गंभीर और उत्सुकता भरा है। दूर से आदित्य आता है। उसके कपड़े अभी भी साधारण हैं, लेकिन चेहरा अब उतना उदास नहीं। उसके कदमों में कुछ हिचकिचाहट है, पर आंखों में उम्मीद की झलक भी। मुखिया उसे देखकर मुस्कुराते हुए, अरे आदित्य बेटा, आ गया तू। बैठ जा यहाँ। आज तेरे लिए ही तो पंचायत बुलाई है। नमस्ते मुखिया जी। पंचायत मेरे लिए? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? वहां के कुछ लोग हंस देते हैं, पर मुखिया हाथ उठाकर उन्हें शांत करते हैं। मुखिया गंभीर पर स्नेह भरे स्वर में, ही बेटा, गलती नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है तेरे लिए। कल जब तुझसे बात की थी, तेरी आंखों में निराशा थी। रात भर सोचा, इस गांव में मेहनती लोग हैं, पर जमीन नहीं, और तेरे जैसा सीधा सच्चा लड़का बिना सहारे के यूं खो न जाए। आसपास बैठे बुजुर्ग लोग हाँ हाँ में सिर हिलाते हैं। बुजुर्ग रामकिशोर, मुखिया जी सही कह रहे हैं। आदित्य के बापू भी बहुत ईमानदार आदमी थे। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। मुखिया, बिल्कुल, इसलिए मैंने सोच लिया है, गांव के उत्तर वाले हिस्से की खाली जमीन जो बरसों से पड़ी है, वो अब आदित्य जोतेगा। सब लोग एक दूसरे की ओर देखकर सहमति जताते हैं। गांव की औरतें धीरे धीरे आपस में फुसफुसाते हुए, अरे वाह, मुखिया जी ने बहुत अच्छा किया। लड़का बेचारा अनाथ है, पर मेहनती भी तो है। आदित्य चकित होकर कांपती आवाज में, मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? वो जमीन जो कभी ठाकुर साहब की थी, वो? मुखिया मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, वही। ठाकुर के जाने के बाद वो जमीन पंचायत के नाम आ गई थी। कई बार सोचा कि किसी को दी जाए, पर कभी कोई सही आदमी नहीं मिला। अब समझो, किस्मत खुद तुझ तक वो मौका लेकर आई है। आदित्य आंखों में आंसू लेकर, मुखिया जी, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ, जिसके पास ना बैल है ना बीज।
आपका इतना बड़ा उपकार कैसे चुकाऊंगा? मुखिया, कल से वो जमीन तेरी होगी, लेकिन याद रख, उस पर जो भी फसल उगे उसमें गांव के अनाथ बच्चों के हिस्से की रोटी भी शामिल होगी। यही तेरी मां की आत्मा की सच्ची शांति होगी। आदित्य सिर झुकाकर सहमति में हाँ कहता है। आदित्य, मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ, जब तक सांस चलेगी उस खेत की हर बाली में माँ का आशीर्वाद होगा और गांव के हर भूखे बच्चे की मुस्कान भी।